तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके हम ओरिजिन की बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दिया था कि एक स्पेक्ट्रम के बनने की वजह क्या होती है। ये बड़ी एक जो है वो टेक्निकल चीज़ है, जब आपको ये समझ नहीं आएगी ना तो आप इसमें गड़बड़ ही रहेंगे। हम ये बात कर चुके हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है उसको एनर्जी चेंज नहीं होती। बोर के मॉडल में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं उसी को देखता हूँ कि ये सपोज करें कि हमारे पास ये लेवल है एनर्जी के, इसको मैं E1 कह रहा हूँ, इसको E2 कह रहा हूँ, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, ये E6 है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है या 2 में है, सपोज करते, दूसरे शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसने तीसरे में जाना है या पहले में जाना है या चौथे में जाना है, तो क्या करेगा, इसका और उस शेल का जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को कवर करेगा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये लो एनर्जी वाले में जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। या अगर वो लो में है, हाई में जाना चाह रहा है, तो वो एनर्जी लेगा, वो किसी भी फॉर्म में उसको मिलती है तो वो लेके चला जाएगा। अब होता ये है कि हमें ये तो ठीक है पता चल गया कि वो एनर्जी लेगा या अब्जॉर्ब करेगा या वो रिलीज करेगा, लेकिन कौन सी वेवलेंथ की करेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी उस एनर्जी की, उस रेडिएशन की जो उसने एमिट करनी है या जो उसने, मसलन यहाँ पे ही अगर आप देखें तो इसमें ये रेडिएशन निकल रही, तो ये वाली रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है और ये किस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएगी, ये मेन ओरिजिन है। कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये लाइन आई है, सपोज ये स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइनें हैं, जाहिर है ये लाइन आई है तो इसका मतलब ये रेडिएशन उसने रिलीज की है, क्योंकि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, तो ये रिलीज की है। अब ये रिलीज हुई है तो ये कब रिलीज हुई है, जाहिर है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, इसकी एक मखसूस वेवलेंथ है। सपोज आप ये 1000 है तो आप ये कह लें जी 850 है। सपोज करते हैं कि ये 850 नैनोमीटर की ये जो वेवलेंथ इससे निकली है, ये कब निकली होगी, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जिसने अपनी पोजीशन चेंज की होगी और वो किस लेवल में गया होगा कि उसने ये एनर्जी एमिट की, ये वाली रेडिएशन एमिट की। इसके लिए हमें वापस एनर्जी कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, जो हमने बोहर के मुताबिक की। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो एक इक्वेशन दी हुई है, पेज नंबर है 134, जिसमें लिखा हुआ है E1 और E2 दो एनर्जी बताई हुई है, जिसमें सिंपली ये था कि एक एनर्जी की एक फार्मूला था एनर्जी का, वो क्या था, -Z² ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N²। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जो हमने, जिसकी मदद से ये मालूम किया था कि nth रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन होगा या nth रेडियस है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यही था। अब सपोज करें कि ये इक्वेशन 1 के लिए भी लिखें और 2 के लिए भी लिखें, तो बाकी सारे तो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ चीज 1 और 2 के लिए क्या चेंज होगी, n की वैल्यू।
कि इसके लिए E1 के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, E2 हो जाएगा, वो होगा माइनस जेड स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर। और आपको याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था क्या, कि डेल्टा E जब भी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जाएगा या 1 से 2 में जाएगा तो दोनों का गैप क्या बनेगा, E2 माइनस E1। अब E1 ये है, E2 ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे से पहले में या पहले से दूसरे में जा रहा है तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डेल्टा ई होगा। तो वो हम करें तो E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 की ये इक्वेशन है माइनस जेड स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस ये वाला, उसके बाद ये माइनस आएगा माइनस जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस होके ये सारी वैल्यू प्लस होके पहले आ जाएगी, माइनस वाली को बाद में लिख लेंगे। बाकी आप मैथ होगा ये कैलकुलेट जब आप करेंगे, उसके बाद जितने कांस्टेंट हैं ये सारे आप अलग कर लें। तो यहां पे एक इक्वेशन डायरेक्ट उसने लिख के दे दी है, मैं वही लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो क्या है कि m E4 जेड स्क्वायर E4m ये वाला, ये पहले आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ये माइनस में। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस वाली को पहले लिख लें, माइनस वाली को बाद में लिख लें। उसके बाद क्या करें, जितने ये हैं सारे के सारे कांस्टेंट उनको अलग कर लें। ये n1 और n2 जो है ये बच जाएंगे पीछे, उनको अलग कर लें, उनको बाहर निकालें, बाकी कांस्टेंट सारे कॉमन ले लिए बाहर निकले, और n1 और n2 जो है वो अंदर रह गए। अब आपने क्या करना है, यहां पे हमें पता है ये किसके इक्वल है, डेल्टा ई के। और पीछे हम ये भी पढ़ के आए हैं कि डेल्टा ई प्लैंक्स कांस्टेंट ने कुछ बताया था, इसके इक्वल है, लिहाजा इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे ये लिखूं h म्यू, तो यहां से क्या पता चला कि ठीक है, जो पहले हम एनर्जी की बात कर रहे थे ना कि यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है या एनर्जी जो रिलीज होनी है वो कितनी वैल्यू होगी, वो डेल्टा ई है। और डेल्टा ई हमें पता नहीं चलता कि वो कौन सी वेवलेंथ की या कौन सी रेडिएशन होगी, तो ये रेडिएशन की टर्म आ गई, जिसमें ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर h को हम इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, h3, ऐसे लिख दें। इस फार्मूला से हमें यह पता चल जाएगा कि जब 1 से 2 में या 2 से 1 में वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एनर्जी चेंज आनी है उसकी वेव रेडिएशन जो अब्जॉर्ब या एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो इससे पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं। और अगर फ्रीक्वेंसी की बजाय हम क्या लेके आना चाहते हैं, वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगी, c ओवर लैम्डा, तो इसकी बजाय हम ये लिख सकते हैं c ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c ओवर लैम्डा।
तो इसकी बजाय हमने ये लिख दिया। और आपको ये भी पता है कि वेव नंबर 1/λ के इक्वल है। मतलब यहां से आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। क्लियर होगी बात? पहले वाले फार्मूला से क्या पता चला था? फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी। इस फार्मूला से क्या पता चलेगा? वेवलेंथ उसकी क्या होगी। और हमें वेवलेंथ की बजाय बाद साइंटिस्ट ने वेव नंबर से लिखा हुआ है उन रेडिएशन। तो ये वेव नंबर है 1/λ के इक्वल। लिहाजा इस इक्वेशन में 1/λ को खत्म करके ऐसे वेव नंबर लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा सी न्यू बार। ये अगर सी को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या चीज है? वेव नंबर है। मतलब ये कि जब 1 से 2 में या 2 से 1 में जाएगा तो उसकी कौन सा वेव नंबर क्या होगा, उसकी जो वेव रेडिएशन होगी उसका कौन सा वेव नंबर होगा, वो हमें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक कैलकुलेशन करके भी दी हुई है, अगर आप अपनी बुक्स में देखें, ये तो N1 और N2 है ना, यहां पे किसी भी शेल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन N1 की बजाय हम 1 लिख देते हैं और N2 की बजाय हम N3 लिखें तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले से दूसरे में, पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, या दूसरे से तीसरे में, दूसरे से चौथे में, किसी भी 2 लेवल के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कितना है और उसके लिए कौन सी वेवलेंथ, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा वेव नंबर चाहिए होगा, हमने सिर्फ यहां चेंज करना है। समझ आ गई बात? यहां पे N1 की जगह लोअर लिख लेंगे। मसलन हम निकालना चाहते हैं चौथे और छठे में, तो हम क्या करेंगे? N1 की जगह N4 लिखेंगे, चौथा 4 आ जाएगी वैल्यू यहां, और यहां 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कि चौथे से छठे में जाने के लिए कौन सी वेव नंबर की रेडिएशन उसने खारिज करनी है या अब्जॉर्ब करनी है, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते। ये कैलकुलेशन उसने कुछ करके भी दी हुई है। अगर आप नेक्स्ट देखें ना, तो पेज नंबर 135 पे देखें, जिसमें उसने N1 को 1 का है, नीचे वाले जो कैलकुलेशन दी हुई है ना, लाइमन सीरीज लिखा हुआ साथ, N1 को क्या कहा है? 1, और N2 को क्या कहा है? कोई भी हायर ऑर्बिट। पहले में उसने 2 कहा है, फिर नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 या इन्फिनिटी आगे चलता जाए। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन हो, इससे दूसरे में, इससे तीसरे में, या इससे इन्फिनिटी पे जाए, उसकी वेव नंबर क्या होगा, ये 7 कैलकुलेशन उसने सॉल्व करके दी। आगे उनका आंसर भी लिखा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जाए तो उसने क्या किया है जी? N1 को 2 लिख दिया, ठीक है, और N3 को, N2 को जो है वो हायर ऑर्बिट कह रहा है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी है। उस केस में भी ये सॉल्व करके उसने आंसर निकाला। बेटा हुआ ये कि जब हाइड्रोजन यहां लिया गया, सपोज करें ये हाइड्रोजन है, यहां लिया गया, उसका स्पेक्ट्रम इस तरह से हासिल किया गया, जो उसकी लाइनें आई, सपोज ये सारा स्पेक्ट्रम उसका हासिल हुआ, उस लाइनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, तो उसमें पता चला कि कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन जो है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी एब्जॉर्ब हुई। कि हाइड्रोजन जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो अल्ट्रा वायलेट में करता है। ये किसने बताया? लाइमन ने। किसने बताया? और फिर उसने रीजन बताई कि ये अल्ट्रा वायलेट में क्यों एब्जॉर्ब करता है। वो कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो इसका पहले शेल में होता है
ये पहले से ऊपर वाले किसी भी शेल में जाएगा ना, तो इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ऊपर वालों से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा एनर्जी के लिए इसको रेडिएशन जो उसके मुताबिकत रखती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है। समझ आ गई बात? मतलब यहां से आपने बाहर जाना है तो एक अच्छा वाला गैप है, इस गैप को कवर करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि आप ये गैप कवर कर सकें। वो कहता है कि पहले का ऊपर वाले हर शेल से गैप इतना ज्यादा है कि उस गैप को कवर करने के लिए जो रेडिएशन अब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट की होती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब करता है, और ये वो कैलकुलेशन है जो अभी हम आगे करके हैं। अभी मैंने आपको जो लाइमन सीरीज में बताई है ना कि पहले से दूसरे में जाए, पहले से तीसरे में जाए, पहले से इन्फिनिटी में जाए, तो जो भी वो वैल्यू आई हुई है ये अगर आप पिछले पेज पे देखें तो एक टेबल में लिखी हुई भी है, एक लाइमन सीरीज लिखी हुई है जिसमें यूवी रीजन भी बताया हो, 7 वेव नंबर बताया हो। क्लियर होगी बात ये? अब दूसरा उसने कहा जी, एक और बंदा था जो बाल्मर है, उसने कहा जी सिर्फ यूवी में नहीं बल्कि विजिबल पोर्शन में भी आती कि हाइड्रोजन कुछ ना कुछ रेडिएशन विजिबल पोर्शन में भी अब्जॉर्ब करता है। 3 लोग और जिन्होंने इस पे काम किया, उन तीनों ने यह बताया कि यह IR रेडिएशन भी अब्जॉर्ब करता है, जिसमें बाल्मर है, पैशन है और फंड है। पी फंड भी बाद लोग पढ़ते हैं। ये अलग अलग सीरीज है, और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि जब भी इलेक्ट्रॉन पहले से ऊपर वाले किसी भी शेल में जाएगा या उससे वापस आएगा ना, तो जो रेडिएशन उसने अब्जॉर्ब या एमिट करनी है वो यूवी रेडिएशन होगी, और वो लाइमन सीरीज है। जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे से ऊपर वाले किसी में जाएगा, अभी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने की थी वो बाल्मर की थी, जिसमें हमने N1 को 2 लिखा था, ठीक है, कि दूसरे शेल से ऊपर किसी भी शेल में जाए या वापस आए तो जो रेडिएशन वो रिलीज या अब्जॉर्ब करेगा वो विजिबल पोर्शन की होगी। तीसरे से ऊपर वाले किसी में भी जाए या उसमें वापस आए तीसरे में, तो उस वक्त जो रेडिएशन वो अब्जॉर्ब करेगा वो IR रेडिएशन हो। और उसमें ये बाल्मर ने भी बताया, ये पैशन ने भी बताया, और ये पी फंड ने भी बताया, बल्कि एक ब्रैकेट सीरीज भी थी, पैशन नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये तीनों बाल्मर विजिबल में, ये ब्रैकेट है और ये पैशन, ठीक है, बाल्मर नीचे आ गया। ये बातें समझ आई? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये जो इतनी सारी लाइनें आई, इन तमाम लाइनों को हम इस फार्मूला से जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी लाइन कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के ऊपर वाले किसी भी शेल में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका वेव नंबर क्या होगा। हम इस कैलकुलेशन से उसको निकाल भी सकते हैं। होता ये है कि ये सारी कैलकुलेशन हम इसको साबित करने के लिए करते हैं। मसलन जैसे आप किसी चीज़ के निशान देखते हैं ना, तो निशानों को आप जस्टिफाई करते हैं कि ये इस वजह से होगा, ये इस वजह से होगा, ये इस वजह से होगा। या जैसे ये जो खोजी होते हैं ना, चोरों के वो पाँव के निशान से चोर ढूंढते हैं, तो वो उसके पाँव रखने की, पाँव का साइज, पाँव की चौड़ाई, उसका कौन सा हिस्सा ज़्यादा दब रहा है, ये सारी चीज़ें
उसको यूज करते हुए वो जस्टिफाई करते हैं कि ये फला बंदे का पाउन है। क्लियर होगी बात। इसी तरह ये हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में ये स्पेक्ट्रम आ जाता है कि जब आपने उसको यहां रखा, आपने मशीन चलाई, ये स्पेक्ट्रम आ गया। अब इस स्पेक्ट्रम को आपने जस्टिफाई करना है कि ये लाइन क्यों आई, ये लाइन क्यों आई, ये क्यों आई। तो इन तमाम लाइनों को जस्टिफाई करने के लिए हम ये वाली कैलकुलेशन यूज करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये लाइन आ गई, यहाँ से यहाँ गया तो ये लाइन आ गई, जब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया ये लाइन आ गई। तो तमाम लाइनें उसके अंदर तमाम एनर्जी की ट्रांजिशन को शो करती हैं कि एनर्जी कब कब चेंज हुई। मसलन आप देखें ना, यहां से बाहर जाना है आप, एक तो सिंपल ये है कि आप एक लाइन में ये शो कर दे कि आप यहां से बाहर चले गए। दूसरा, आप जहां बैठे हुए हैं वहां से आप लेफ्ट पे होते हैं, आगे आपने 2 कदम उठाए, आगे टर्न आ गया, तो एक स्टेप आपका ये हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा चले आगे, फिर एक टर्न आया, नेक्स्ट स्टेप वो आ गया। इस स्टेप को भी आपने शामिल करना है, उस स्टेप को भी शामिल करना है, फिर आपने चेंज की डायरेक्शन, फिर आपने आगे डायरेक्शन चेंज की। तो जितने स्टेप्स में आप ये कर रहे हैं ना, हर स्टेप की समझ लें अलग लाइन आनी, ठीक है, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल है जो उसके अंदर मौजूद होता है और उसको कवर करने के लिए वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ ना आई हो। ये जो टेबल में दी हुई है चीज़ें, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। ये जो नीचे अगर एक डायग्राम देखें तो उसमें उसने जो लाइनों में ना लेवल बनाए हुए हैं, सबसे पहले ऐसे लाइन लिख के उसके साथ लिखा हुआ है N1। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें ना इस डायग्राम में तो 1 2 3 4 अप टू N तक लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। वो जो डायग्राम बनी हुई नीचे कॉर्नर में उस साइड पे, ये जो बुक पे डायग्राम बनी हुई है ये वाली, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वो शेल ही बताए हुए। समझ आ गई बात। इसमें सबसे नीचे वाली लाइन के साथ देखें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, और उससे ऊपर जो लाइन आ रही है उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 2। मतलब ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, फिर ऊपर तीसरा शेल, ऊपर चौथा। अब देखिए उनके दरमियान गैप भी है और 1 का तमाम से गैप ज्यादा है। 1 का जो गैप है वो बाकी सबसे ज्यादा है, इसलिए 1 के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वो एरो साथ शो किए गए। उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइमन सीरीज नीचे करके। ऊपर से नीचे जो एरो की डायरेक्शन शो की गई है, जहां एरो के हेड्स हैं वहां नीचे लिखा हुआ है लाइमन सीरीज, कि जब भी इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा ऊपर वाले किसी से भी, तो ये लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन होगी उसको एमिट करेगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे के साथ देखें लिखा हुआ बाल्मर सीरीज, ऊपर से आ रही है दूसरे पे खत्म हो रही है। इसी तरह तीसरे पे जो है वो प्रेशन है, ऊपर ब्रैकेट है और फिर ये फंड। क्लियर होगी बात, ये उसने बताए हुए। अब एक चीज और है कि हाइड्रोजन में तो हम कहते हैं एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल है, तो फिर ये क्या है? और ये हम गलत नहीं कर सकते। इससे ये साबित होता है कि हाइड्रोजन के अंदर हाँ इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ज़रूर है, लेकिन उसके एम्प्टी शेल मौजूद होते हैं, एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तो ये नहीं है कि वो वहाँ से निकल के बाहर ही चला गया, वो उन तमाम स्टेप को कवर करता है, फिर वो जाता है बाहर निकलेगा, और जो स्टेप वो कवर करेगा उस दौरान जो जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करनी है उन तमाम की ये इस तरह से लाइनें आ जाएंगी, वो स्पेक्ट्रम आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस बारे में? थोड़ा सा आज का लेंथी था और चीज़ें वो किसी और साइड वाली थी। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा उसको बड़ा इजी करके समझा सकूँ। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो किसी में तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा कर जी लॉन्ग में पूछा जा सकता। थैंक यू वेरी मच।